हाँ जी। तो F बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर R का वैल्यू निकालना है तो R बराबर आएगा, देखो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन F का रूट हो जाएगा अपने पास, ये लो, के का मान है, क्यू वन क्यू टू का मान है, F का मान है ही, रख के R का मान निकाल लेना। इसी में भाई एक चीज और लिखी हुई है, इसका दूसरा पॉइंट है कि पहले के कारण दूसरे पर इतना बल है, तो दूसरे के कारण पहले पर कितना बल होगा। आंसर लिख देना, सेम आंसर आएगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि कूलाम के नियम के सदिश रूप में मैं ये करा चुका हूं कि पहले आवेश के कारण दूसरे पर जितना बल कार्य करता है, दूसरे के कारण पहले पर भी उतना ही बल कार्य करता है। और उसमें सूत्र भी आया था F12 बराबर F21, एक पर दो के कारण लगने वाला बल और दो पर एक के कारण लगने वाले बल परिमाण में क्या होते हैं, बराबर। कोई दिक्कत हो तो बोल देना रे भाई तुम। तीसरा, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। ये जो है ना, वैसे मैं दूसरे तरीके से करा चुका हूं भाई। ये पूछा है कि के स्क्वायर जी एम ई एम पी, इसको जांच के द्वारा विमाहीन प्रूव करना है। तो 11वीं का है ये सवाल एक तरह से देखा जाए तो। इनके विमेय सूत्र लिख दो, एक तो के का लिख दो, एक इसका लिख दो, जी का इनका लिख देना, विमाहीन आ जाएगा। तो ये खुद करना है एक बार। अब ये पूछा है कि ये किसको दर्शाता है, तो देखना एक बार किसको दर्शाता है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक उदाहरण बताया था, एफ ई अपॉन एफ जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल। ये बताया था के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। पहला दूसरा वीडियो ही देख लेना भाई। और इसका मान लगभग आया था 10⁻39। तो एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 10⁻39। तो फिर अपन ये लिख सकते हैं इसमें कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर 10⁻39 एफ ग्रेविटी। अतः कूलाम बल का मान गुरुत्वीय बल की तुलना में कितना गुना तक ज्यादा होता है, 10⁻39 गुना तक ज्यादा होता है। पहले दूसरे वीडियो में करा दिया था ये। तो आगे है चौथा। चौथे के दो पार्ट है भाई। पहला पार्ट है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इससे क्या अभिप्राय है। आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा रखा है, उसकी परिभाषा लिखनी है। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा है कि किसी स्थूल निकाय के लिए क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। क्यों, इसका कारण भी जो है ना तुम्हारी किताब में, तुम्हारे जो है ना नोट्स है, उसमें सतत आवेश वितरण में लिखा रखा है। उसमें लिखा रखा है इलेक्ट्रॉन का आकार काफी कम और संख्या का भी अधिक होने के कारण आवेश का वितरण लगभग सतत रूप में माना जा सकता है और स्थूल निकाय के लिए क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। करा रखा है ये। आगे आ जाओ। पांचवा, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की ये घटनाएं अन्य युग्मों में भी प्रेक्षित किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से सामंजस्य रखता है। बहुत सरल चीज है भाई। कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। जिस समय जितना कांच की छड़ पर धनावेश आता है, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाएगा। तो कुल ऋणावेश कुल धनावेश दोनों बराबर होते हैं। प्रकृति में कुल आवेश पहले भी 0 था और बाद में भी कितना हो गया, 0। अतः आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है। ये सब चीजें भी उसमें करवा रखी है मैंने, आवेश संरक्षण। इसके बाद में आ जाओ, 4 आवेश हैं भाई, 2 माइक्रोकूलम, माइनस में 5 माइक्रोकूलम, फिर 2 माइक्रोकूलम, माइनस में 5 माइक्रोकूलम और 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल कितना होगा। कितना होगा ना, आंसर कौन बता सकता है। वैसे तो ये भी करा रखा है, फिर भी अगर वो कहे तो भाई देखो कितना होगा, कितना आएगा आंसर। ये कह रहे हैं कि इसके केंद्र पर ये 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, 0। हाँ भाई, इन लोगों ने सॉल्व किया है। ये देखो, सबसे पहले ये इसको आकर्षित करेगा,
ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इसका बल हो गया, मान लो कि F1 हो गया। ये इसको आकर्षित करेगा, ये F2 हो गया। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी F1, क्यों? ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, तो बल बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये आकर्षित करेगा तो वो भी क्या करेगा? आकर्षित। तो आकर्षित ऊपर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये भी F2 हो गया। अब एक बार देख लो, A, B, C और D, ऐसी दिशा में बल कितना हो गया? ऐसी दिशा में बल FAC बराबर F1 माइनस F1 बराबर 0, और BD दिशा में बल कितना हो जाएगा? F2 माइनस F2 बराबर 0। तो कुल बल भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। हाँ भाई तरुण, इन्होंने भी किया है। आगे है 7वां। विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। तो इसको ये लिखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र इसलिए होती है कि कोई भी आवेश जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जंप नहीं कर सकता, मतलब अपने पास है उसको लगातार विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही चलना पड़ता है। स्पष्ट कीजिए कि दो रेखाएं कभी भी काट नहीं सकती, लिखवा रखा है तुम्हारे नोट्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आ जाओ 8वां। दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? ये लो जी भाई, सवाल नंबर है 8वां। शुरुआत करो। देखो दो आवेश है, ये प्लस में 3 माइक्रोकूलम और ये दे रखा है माइनस में 3 माइक्रोकूलम। तो वैसे तो विद्युत द्विध्रुव बन गया कि नहीं बन गया? एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव है। ये पूछा है कि मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। चलो जी भाई, ये मध्य बिंदु हो गया O, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब अपन शुरुआत करते हैं यहां से। चलो, ये दोनों आवेश है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो गया तो ये E1 हो गया। ऋणावेश है, अंदर की ओर हो गया तो ये E2 हो जाएगा। E1 और E2 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे अपने पास? तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बताओ? E नेट E1 प्लस E2, दोनों 10 सेंटीमीटर हैं, आवेश बराबर हैं, तो ये 2E1 हो जाएगा, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब बस कुछ ही नहीं करना है, मान निकालना है कि क्यों अपॉन है R स्क्वायर 2, के का मान 9 गुना 10⁻9, क्यों का मान 10⁻⁻6, R का मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर आंसर इसका। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भाई। फिर मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। पासवर्ड रख लेने, पासवर्ड रखो नहीं हो। चलो जी भाई, ये पासवर्ड रख दूं पता का को है रेजल चिंतरी रकम पर 8 अंक सरा को लगभग। आप रेजल चिंतर हां युवराज चिंतर वो हाँ हाँ जी भाई। E1 और E2 की सेम डायरेक्शन कैसे है? देख भाई मोनिका, E1 की डायरेक्शन इधर थी, इस साइड में थी, ठीक है ना, प्लस से बाहर की ओर हो गई अपने पास, ठीक है ना। तो E2 के डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन इधर थी और E2 की भी इधर ही जा रही थी कि नहीं जा रही थी? कैसे? E1 जो है वो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र था, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र था तो बाहर की ओर था कि नहीं था? तो वो एक ही दिशा में हो गया और ये भी एक ही दिशा में हो गया, तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण E1 और E2 जुड़ जाते हैं अपने पास। ये लो, और कोई डाउट हो तो बता देना भाई। चलो जी, इसी में एक चीज और लिखे हैं, यदि 1.5 गुणा 10⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋणावेश इस बिंदु पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा?
सीधा सूत्र है F बराबर क्यू ई। F बराबर है क्यू ई का मान निकाला ही था अभी, क्यू का मान है इसमें, ये दे रखा है, कैलकुलेट कर लेना। 9वां सवाल आ जाओ जी भाई। किसी निकाय में दो आवेश दे रखे हैं भाई, ये है क्यू ए बराबर 2.5 गुणा 10⁻⁻⁷ कूलम, क्यू बी बराबर माइनस में 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। इसमें लिखा है कि 0 0 -15, 0 0 -15 सेंटीमीटर, और दूसरा है 0 0 +15 सेंटीमीटर पर है। तो पहली बात तो ये द्विध्रुव बन गया कि नहीं बन गया अपने पास, ठीक है ना। ये पूछा है कि कुल आवेश ज्ञात करो और द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्ञात करो। कुल आवेश तो 0, कहने की जरूरत ही नहीं है। क्यू बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा 0, ये तो छोड़ो। अब द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, सूत्र बोलो पी का। पी बराबर क्यू इंटू क्या हो जाएगा 2a। दूरी कितनी हो गई रे इनके बीच की, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, कितनी दूरी हो गई ए और बी के बीच की? कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए इनके बीच की, ए बिंदु और बी बिंदु? 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। क्यों का मान देखो, इनमें से कोई सा भी ले लो, 2.5 10⁻⁻⁷, 15 ये और 15 ये, तो 30 सेंटीमीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर देना, ये 2, ये आंसर आ जाएगा कूलम इंटू मीटर में। उसके बाद में अपन चलते हैं भाई 10वां सवाल। 10वें में 4 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव है, इतने समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर रखा हुआ है, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल है भाई। देखो इसमें एक तो पी का मान दे रखा है 4 गुणा 10⁻⁹, तो 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है इसमें 5 गुणा 10⁻⁴, थीटा का मान दे रखा है 30। बल आघूर्ण का सीधा सूत्र है पीई साइन थीटा, मान रख देना, कैलकुलेट कर सकते हो। आगे है 11वां। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम आवेश 7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। किस पदार्थ से किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हुई वो ज्ञात करो। ऊन से पॉलीथीन है ना, ये ऊन है, ये पॉलीथीन है, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए कि नहीं गए, पहली बात तो। अब ये पूछ रहे हैं कि आवेश कितना दे दिया इन्होंने, क्यू बराबर 3 गुणा 10⁻⁻⁷ कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्यू अपॉन ई, इससे मान ज्ञात कर सकते हो। हाँ भाई सही है भाई रूप सिंह। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण, संहति माने होता है द्रव्यमान, फिजिक्स में संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण भी हुआ? हाँ हुआ है, इलेक्ट्रॉन गए हैं तो द्रव्यमान स्थानांतरण हो गया कि नहीं हो गया? इसका द्रव्यमान बढ़ गया, इसका द्रव्यमान घट गया, ये है। इसके बाद में आ जाओ जी भाई 12वां। दो विद्युत रोधी तांबे के गोलों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर 50 सेंटीमीटर है भाई, ये है, तो 0.5 मीटर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम है, तो इनके मध्य स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, और ए और बी की त्रिज्या नगण्य मान लेना। और दूसरा है इसका, यदि पहले गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी और दोनों गोलों, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी और दोनों गोलों की मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल कार्य करेगा। बहुत सरल सवाल है भाई, कूलम के नियम से ही होगा। कि Q1 बराबर Q2, इसका मान दे रखा है अपने को 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम, तो निकाल सकते हो F बराबर बल कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², आ जाएगा इसका आंसर। अब ये कह रहे हैं, ये तो कैलकुलेट करके तुम खुद निकाल लेना। अब ये कह रहे हैं कि आवेश का मान दुगना कर दिया, तो ये प्रत्येक आवेश दुगना, Q2 डैश बराबर ये भी दुगना, दूरी का मान कर दिया इन्होंने आधा, तो बल में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है।
तो अब एक बार देखो बल में कितना परिवर्तन होगा। एफ डैश मान लें इसको, तो के Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, इसका मान रखो। तो एफ डैश बराबर के 2Q1 2Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आवेश दुगने और दूरी आधी कर दी जाए। अब देखना एक बार, ये 4 हो गए, नीचे से भी 4 हो जाएगा, स्क्वायर होगा, 4 और 4 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो एफ डैश बराबर आ गया 16 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 16 गुना बल हो जाएगा भाई, ये इसका आंसर है। चलो जी भाई, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ ठीक है भाई चेतन, सही है आंसर तेरा। अरे शाही डाल दी थी क्या? शाही डाल दी थी क्या इसमें? डाल दी थी। चलो जी भाई, हाँ भाई नेक्स्ट अपन चलते हैं 13वां। मान लीजिए कि दो गोले ए और बी साइज में सरुसम है। कोई तीसरा गोला पहले ए से टच करते हैं, फिर बी से टच करते हैं, और फिर बाद में दोनों को हटा लिया जाता है। तो ए और बी के मध्य नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? ये 13वां सवाल बता रखा है क्या रूप सिंह पहले कराया था क्या? दो गोले जिन पर आवेश समान है, एक अनावेशित गोला इनसे लाके टच करते हैं, करा रखा है कि नहीं करा रखा है? करा रखा है ना? हाँ तो उसमें देख लेना भाई, करवा दिया था ये पहले। चलो तो 14वां, ये 14वां भी करा दिया है मैंने। उसके बाद में आ जाओ जी भाई 15वां। एक समान विद्युत क्षेत्र E 3 × 10⁻³ I दिशा में है। ये I है ना, तो I के पे न्यूटन प्रतिकूलाम पर विचार कीजिए भाई। ये बता देता हूं भाई मैं, ये 15वां सवाल है। ये दे रखा है E बराबर 3 × 10⁻³ I दिशा में है, न्यूटन प्रतिकूलाम हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, तो वर्ग की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 मीटर हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालें अगर अपन, तो क्षेत्रफल बोलो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अपन चले यहां से, जिसका तल YZ के समांतर है। हाँ भाई, जो वर्ग है ना वो YZ तल में रखा हुआ है, तो उसका सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत होगा, तो x दिशा में जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वर्ग कौन से तल में रखा हुआ है? YZ में। तो फिर उसका सदिश क्षेत्रफल उसके तल लंबवत, तो y और z दोनों के लंबवत, तो x दिशा आ जाएगी कि नहीं आएगी अपने पास? तो ये ds की दिशा भी हो जाएगी 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर I। अब फ्लक्स पूछा है, तो फाई E बराबर E वेक्टर डॉट ds, E वेक्टर का मान 3 × 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻2 I डॉट I। तुम जानते हो I डॉट I 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये 30 आंसर आ गया भाई इसका। आगे एक और पूछा है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष के साथ कितने डिग्री के कोण पर है? 60 डिग्री के कोण बनाता है। अब इसमें चेंज हो जाएगा भाई, इसका सेकंड पार्ट है ना B, इसमें दे रखा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो फाई बराबर EDS को 60 कर देना, बस आंसर आ जाएगा 10⁻³ -2 cos 60 का मान 1, ये 15 आंसर। आगे 16वां अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के घन से
कितना नेट फ्लक्स होगा? 0 हो जाएगा भाई। क्यों? विद्युत क्षेत्र जो है एक ही दिशा में है कि नहीं है? ये सवाल मैंने फिर करा रखा है। हाँ करा रखा है भाई। ये देखो, ये सवाल नंबर है 16वां। इसमें ये करा रखा है, ये एक घन है, ये घन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो जितना आवेश एंटर कर रहा है उतना आवेश बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अपने पास इसका फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। हाँ जी भाई। 17वां, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप संकेत करती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ये 17 है कि फ्लक्स का मान दे रखा है 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। आवेश पूछा है कि भाई कितना होगा। बहुत सरल काम है, गाउस का नियम, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो 5 इंटू एप्सिलॉन 0 हो गया। अब आ जाओ, 8 गुणा 10⁻³ एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 माइनस का 12, ये निकाल लेना, ये कूलाम में आंसर। एक और पूछा है, यदि पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि इसके भीतर कोई आवेश है, क्यों या क्यों नहीं? ये जो है ना, मैंने गाउस के नियम की विशेषताओं में बताया था कि अगर किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 है तो उसके अंदर आवेश उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो जितना प्लस में होगा उतना ही किसमें होगा? माइनस में होगा। तो बता रखा है भाई। याद इसलिए दिलाता हूं भाई कि तुम मना नहीं कर दो, इसलिए याद भी दिला देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। 3-4 सवाल बचे हैं, काम खत्म करा देता हूं। हाँ भाई, चेतन हो रही, रूप सिंह हो रही, कोई एग्जाम्पल अगर कोई नहीं आ रहा हो ना बेटा तो मैसेज कर देना, या तो अभी कर देना, नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर पे कर देना मैसेज। तो जो नहीं आ रहा हो ना वो एग्जाम्पल भी बता दूंगा, ठीक है? आज तो चाहो तो अभी कर देना, नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर पे जरूर कर देना तुम याद से। हाँ भाई, 18वां क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण कितना होगा? बहुत सरल काम है भाई। क्यों बराबर 10 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 कूलाम। देखो भाई, इसको यूं समझ लो, ये किताब जो है ना ये वर्ग का पृष्ठ हो गया, ठीक है? आवेश यहां पर रखा हुआ है। तो अपन एक घन की कल्पना कर लेते हैं। घन की कल्पना कैसे कर लेते हैं? मान लो एक दीवार यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इसके ऊपर। अब आवेश बीचों बीच में आ गया है कि नहीं आ गया? तो घन की कल्पना करने पर निर्गत फ्लक्स कितना होगा बताओ? घन की कल्पना करने पर निर्गत फ्लक्स क्या आएगा बोलो? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। केंद्र में बीच में हो गया कि नहीं हो गया? तो फाई बराबर इसका मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आंसर आ गया 10⁻⁻5 बटे एप्सिलॉन 0। अब ये जो आंसर आया ना भाई, ये तो 6 पृष्ठों के कारण आया। कैसे? 6 फलक माने हैं कि नहीं माने हैं? तो प्रत्येक फलक के कारण कितना हो जाएगा ये बता दो मेरे को। प्रत्येक फलक के कारण
5/6 तो 10⁻⁻5/6 एप्सिलॉन है 0। ये लो जी। इसके बाद में आ जाओ भाई 19वां सवाल। 2 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। नेट फ्लक्स ज्ञात करो। निकाले ना, अभी यही वाला तरीका होगा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। उसके बाद में आ जाओ जी भाई 20वां सवाल। ये 20 में लिखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उसे को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ये दे रखा है। पाई बराबर -1 गुणा 10⁻3। पाई बराबर -1 गुणा 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो आगे पूछा है कि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स कितना होगा। मैंने गाउस के नियम की विशेषताओं में बताया था कि फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो त्रिज्या दुगनी करने पर भी आंसर सेम ही आएगा। दुगनी करने पर हाइडेस बराबर वैसा का वैसा ही आंसर। तो कुछ मत करना, बस यही आंसर लिख देना -10/3। ये पूछा है कि इसमें आवेश ज्ञात करो। तो फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू बराबर फाई एप्सिलॉन 0। इसका मान -10/3 8.85 10⁻⁻12। ये इसका आंसर। आगे है 21वां। ये 21 में लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10⁻3 है। तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। त्रिज्या कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। और ये दे रखा है कि इसका मान है 1.5 गुणा 10⁻3। एक ध्यान से देखोगे ना एक बार, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ज्ञात कहां पर है 20 सेंटीमीटर पर। बिंदु बार हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि त्रिज्या कम है। तो अपन ये लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन R है तो E आउट का सूत्र लगेगा, क्या आएगा KQ अपॉन R²। तो Q का मान निकालना है तो E आउट R² अपॉन K हो जाएगा। इसका मान है ये 1.5 गुणा 10⁻3 R² का मान 20 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, के का मान 9 गुणा 10⁻9 मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। आगे है ये करा देता हूँ 22वां 23वां 24वां, फिर काम खत्म आज का। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेना हो तो, अदरवाइज इजी है काम ये। वैसे ज्यादातर इनमें से करा दिए मैंने पहले पढ़ाते समय ही। हाँ जी भाई 22 23 करा देता हूं। 2.4 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है भाई, ये व्यास 2.4 मीटर है। त्रिज्या आदि कर देना 1.2 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में इसमें लिखा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मान 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो सिग्मा दे रखा है 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब ये पूछा है कि आवेश ज्ञात करो। तो सूत्र बोलो सिग्मा का। क्यों, गोले के लिए 4πr²। तो क्यों बराबर सिग्मा 4πr²। सिग्मा का मान है, 4π का मान है, r² का मान है, रख लेना, आंसर आ जाएगा। आगे है निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। बस ये आंसर आते ये भी निकाल लेना। सिग्मा क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यों अपॉन एप्सिलॉन है 0। 23वां में लिखा है कि अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन कूलाम इनवर्स का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करता है। R बराबर 2 सेंटीमीटर, E बराबर 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। बहुत सरल है भाई,
2k लैम्बडा अपॉन r, इसे सॉर्ट आउट कर लेना। लास्ट का सवाल जो है ना भाई, मैंने तुम लोगों को बता दिया है ये चॉइस में कैसे। एक बार है कि दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तीन जगह विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कहाँ कहाँ पर है? पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर करवा दिया। उसके बाद में आता है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये भी करवा दिया, और दोनों के बीच में ये करवा चुका हूं। तो मेरे हिसाब से ये न्यूमेरिकल कंप्लीट है। कोई एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर। उसके बाद में फिर अपने कल का कल चालू करेंगे भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म, मीटिंग एंड।